कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। अपने विषय पर आने से पूर्व हमारा आज का मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पंचाक्षर मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। आज हम पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसे हम 3 बार उच्चारित करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़िए, आंखें बंद और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाथों को रगड़िए। सारी एकत्रित ऊर्जा अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर धीरे धीरे आपकी होइए। बच्चों, आज का हमारा पाठ है संधि, जो व्यवहारिक दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले संधि के बारे में जान चुके हैं। एक बार थोड़ी सी पुनरावृत्ति करने के बाद विषय में आगे बढ़ते हैं। संधि से हमारा तात्पर्य है, संधि शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है मेल, जोड़ना। जैसा कि हमने उदाहरण से समझा था, जिस प्रकार आप और आपके मित्र के बीच में या आपके भाई बहन के बीच में झगड़ा हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, और कुछ समय के बाद जब वो झगड़ा खत्म हो जाता है तो आपस में वापस मेल हो जाता है। तो जो वो मेल है उसे हम संधि के नाम से जानते तथा समझते हैं। इसी प्रकार ये तो आपके उससे एग्जाम्पल हो गया, इसी उदाहरण हो गया। उसी प्रकार हम देश के उससे भी समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत देश के वासी हैं। भारत एक विशाल देश है जिसका अपने पड़ोसी देशों से संबंध रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी देशों के साथ कभी कभी विरोधात्मक संबंध भी हो जाते हैं। जैसे पड़ोसी देश विरोधी बनकर खड़े हो जाते हैं, और ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो आपस में मेल हो जाता है, यानी कि संधि हो जाती है। तो उसे हम इस प्रकार समझते हैं कि अब जो है भारत और कोई भी पड़ोसी राज्य, उसके बीच में संधि हो गई। जैसा कि अभी एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे अभी भारत और चीन में मनमुटाव चल रहा है। कुछ ऐसे जो है मुद्दे हैं जिसको लेकर चीन भारत का विरोधी और भारत चीन का विरोधी है। परंतु जब सब ठीक हो जाएगा तो आपस में दोनों देशों में संधि हो जाएगी, मेल हो जाएगा। तो संधि का अर्थ आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। विषय जो है संधि की परिभाषा आप सब जान गए होंगे। 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। सभी छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास अवश्य रखेंगे, ताकि आप साथ साथ व्याकरणिक भाषा के रूप में भी अच्छे से समझ पाएं। 2 शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण सहित हमने जाना। अब हम बात करते हैं संधि के भेद के बारे में। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों के बारे में बात करते हैं, यानी कि स्वरों के आधार पर जो विकार उत्पन्न होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करते हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के कारण जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसके लिए हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वर संधि के हमने 5 भेदों के बारे में पढ़ा: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इन 5 संधियों के बारे में आपने जाना कि दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ए आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर आ, ई,
ऊ बन जाते हैं, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा या विशाल। तो यानी कि आपने जैसे दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार दीर्घ का शाब्दिक अर्थ कभी भी नहीं बदलेगा। तो दीर्घ के शाब्दिक अर्थ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा कि अ या आ के बाद यदि ई आए तो ए, उ आए तो ओ, तथा री आए तो अर हो जाता है। इसे हमने उदाहरणों से समझा। फिर हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा, यदि आ के बाद ए आए तो ए, ओ आए तो ओ हो जाता है। फिर हमने उदाहरणों से इस बात को समझा। यण संधि में हमने पढ़ा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कि कोई विजातीय स्वर आए जो इस जाति का ना हो, तो ई का य और उ का व तथा री का र हो जाता है, और आगे आने वाला असमान स्वर यानी कि विजातीय स्वर उसमें मात्रा के रूप में वो जुड़ जाता है। फिर हमने अयादि संधि के बारे में पढ़ा, यदि ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का अय और ए का आए और ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है, और आगे आने वाले असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। ये आपने जाना। ये थे हमारे स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें एक था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, तीसरा था वृद्धि संधि, चौथा था यण संधि, 5वां था अयादि संधि। स्वर संधि को हमने अच्छे से जाना और समझा। आज हम जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। अगर हम व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजनों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। पाठ्य पुस्तक में देखिए, जब व्यंजन के साथ जुड़ने वाली 2 ध्वनियों में से एक स्वर हो या फिर दोनों व्यंजन हो, मतलब एक स्वर। तो बच्चों, आज हम अयादि संधि के बारे में जानेंगे। जैसे कि ए अयादि संधि का नियम है, तथा ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर क्रमशः अय, आए तथा अव, आव हो जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अ तो क्या हो गया अय, जैसे ने जमा अन नयन, ऐसे ही ए जमा अ हो गया आए, गै जमा अक गायक, ओ जमा अ हो गया अव, भौ जमा अन हो गया भवन, ओ जमा अ हो गया आव, भौ जमा उक हो गया भावुक, ओ जमा ई हो गया आवी, नौ जमा एक हो गया नाविक। अब बच्चों, व्यंजन संधि को देखो। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजनों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर संधि का अध्ययन करते हैं। व्यंजन संधि को समझने के लिए सत और जन तथा जगत और ईट शब्दों के मेल को समझिए। जब सत और जन शब्दों की संधि होती है तो सज्जन बनता है। यहाँ सत का त, जैसा कि मैंने बताया था, पहले शब्द का दूसरा वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला व्यंजन यानी त और ज जब मिलते हैं तो जज बनता है, तो ये सज्जन का जज बनाते हैं। वही हम जगत और ईश यानी कि त और ई शब्दों की संधि होती है तो जगदीश बनता है। यहाँ पे जगत का त व्यंजन और ईश का ई स्वर संधि करके जगदीश का दी बनाते हैं। तो व्यंजन संधि में या तो एक स्वर एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। इस तरह व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसको परिभाषा के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियमों को समझेंगे। इसका नियम, पहला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण
या जैसे हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है, आपने वर्ण विचार में पढ़ा है। तो जैसे क ख ग घ ड़ क वर्ग हो गया, च छ ज झ झ ये च वर्ग हो गया। इसी प्रकार पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या उसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण य र ल व में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण, जैसे तीसरा वर्ण क्या हुआ क का, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो गया, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक् जमा गज, दिग्गज वर्ण के तीसरे वर्ण से संधि हो गई। ठीक है, तीसरा वर्ण क्या है ग। षट जमा आनन, षणानन किसी स्वर से संधि हो गई। षट जमा रिपु, षड्रिपु र से संधि हो गई। अब अन्य उदाहरणों से हम समझेंगे। दिक् जमा अंबर, दिगंबर। वाक जमा दान, वाकदान। इसी प्रकार आगे हम इसको समझेंगे। तत् जमा अनुसार, तदनुसार। दिक् जमा दर्शन, दिग्दर्शन। अब इसका दूसरा नियम है, ख नियम है, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प का मेल म या न से होने पर वह वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है, यानी कि पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे वाक जमा मय, पंचम वर्ण आप सभी बच्चे जानते हैं, वर्ण विचार में आपने पढ़ा है। जैसे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है उसे पांचों वर्गों के आखिरी वर्णों को हम पंचम वर्ण कहते हैं। जैसे वाक जमा मय, वाग्मय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। उत जमा नयन, उन्नयन। तत् जमा मय, तन्मय। त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। मतलब त या द का मेल अगर च या छ से होगा तो त का द के स्थान पर च हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से हम इसको पूर्णतः स्पष्ट करेंगे। और ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, और ढ से होने पर ड, और त से होने पर ल हो जाता है। ठीक है, नियम है, इसे हमें याद रखना है, पर हम देखेंगे इसे उदाहरण के रूप में परिणित कर कर। जैसे जगत जमा छाया, जगत छाया। सत जमा जन, सज्जन। उत जमा चारण, उच्चारण। तत् जमा लीन, तल्लीन। संधि के पाठ में आप उदाहरणों की सहायता से ही इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इसका घ नियम। त का मेल किसी स्वर या ग, घ, द, ध, ब, भ, र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। अब इस नियम के आधार पर हमें ये याद रखना होगा। जैसे सत जमा इच्छा, सदिच्छा। तत् जमा रूप, तद्रूप। जगत जमा ईश, जगदीश। भगवत जमा भक्ति, भगवत भक्ति। तो इस प्रकार से हम इसके नियमों को उदाहरणों सहित जानेंगे। ड है, इसका ड नियम है त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। वो कैसे? जैसे उत जमा श्वास, तो क्या हो गया? उच्च श्वास। सत जमा शास्त्र, सच शास्त्र, सच शास्त्र। तो इसमें इस पाठ में बेटा उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर आप पढ़ने के इसको सिर्फ देख कर समझना चाहेंगे तो आपको बहुत कठिनाई होगी। साथ साथ अगर आप उदाहरणों को लिखेंगे और उच्चारित करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा इस पाठ को समझना। इसीलिए इस पाठ के उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उच्चारण के साथ पढ़ें। कक्षा में संभव नहीं है ऐसा, लेकिन आप घर पर हैं अब तो आपके पास अच्छा अवसर है कि आप उच्चारण के साथ साथ पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इतने नियमों को आप ध्यान रखिएगा। एक बार दोहराते हैं व्यंजन के। हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना,
उसमें हमने व्यंजन संधि की परिभाषा को जाना कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ एक स्वर एक व्यंजन होता है या फिर दोनों व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जाना। क नियम, जिसमें किसी वर्ण के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या उसी वर्ण के तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन य र ल व में से किसी वर्ण के साथ हो तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से इसे समझा। फिर ख जाना, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल म या न से होने पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या पंचम वर्ण बन जाता है। फिर उदाहरणों से ही जाना। ग नियम में हमने जाना त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ढ से होने पर ड और त से होने पर ल हो जाता है। फिर हमने इसे उदाहरणों सहित समझा। घ नियम में हमने जाना कि त का मेल किसी स्वर ग घ द ध ब भ र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है। उदाहरण सहित इसे समझा। ड नियम में हमने जाना त या द का मेल श से होने पर द या ध के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चे इस पाठ को पुनः पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा सहित इसके नियमों को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, साथ साथ दो दो उदाहरण भी लिखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे का पाठ लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।